इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित जो विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और आज का जो फ़ोन नंबर रहेगा किसान भाई वो नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा धान फसल की देखभाल प्राकृतिक तौर तरीके से और धान फसल में बौनापन पर चर्चा रहेगी। और आज के विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर शशि पाल, उपमंडल कृषि विकास अधिकारी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं धर्मवीर भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को धर्मवीर भाई की राम राम, और साथ ही डॉक्टर शशि पाल जी जो कि स्टूडियो में विराजमान हैं। आप उपमंडल कृषि विकास अधिकारी थानेसर हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। हमारा विषय जैसा कि है कि धान फसल की देखभाल और प्राकृतिक तौर तरीकों से। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि अब जो फसल है धान की, उसमें बासमती धान भी है डॉक्टर साहब, उसमें पीआर किस्में भी हैं और उसमें धान की संकर प्रजाति की किस्में भी हैं। तो किस अवस्था में है अभी जो इस टाइम पे चल रहा है? वो लगभग जो पीआर किस्म की वैरायटी हैं वो गाभे में है या फिर निसारे के टाइम पे है, क्योंकि ये सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में सारी की कटाई शुरू हो जाती है। तथा बासमती है जो वो उससे थोड़ा पहले की पोजीशन में है, मतलब अभी गाभे में नहीं आई है लेकिन आने वाली पोजीशन में है जी। तो इस समय जो हम आज बात करेंगे, जो मेन इस समय पे बीमारी और कीड़े फसल में लगते हैं और उनकी किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं जी, ताकि किसान कम खर्चे में और ज़्यादा लाभ कमा सके। बिल्कुल, जैसे अब आपने बताया कि कम खर्चे में और ज़्यादा लाभ कमा सके और फसल को बचा सके। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि इस वक्त में, हालांकि बरसात अच्छी हुई है, अब की बार तो समय समय पर बरसात होती रही, पर इसके बावजूद फसलों में कीटों का आक्रमण भी होता ही है, बीमारियों का आक्रमण भी होता ही है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से कीट हैं जो इस वक्त फसल में हैं या आगे लग सकते हैं। बिल्कुल सही धर्मवीर जी आपने कहा, क्योंकि इस साल अगर ओवरऑल देखें तो कीट और बीमारियों का जो प्रेशर है वो फसल में काफ़ी कम है जी, और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, लेकिन फिर भी फसलों के अंदर पहले हम कीड़ों की बात कर लेंगे जी, उसके बाद हम बीमारियों की बात करेंगे जी। जो अभी इस बार एक तो पत्ता लपेट जो सुंडी मेन आती है पैडी में जी, वो इस साल ना के बराबर आई है, यानी पत्ता लपेट जो सुंडी है वो तो लगभग है ही नहीं इस बार आई नहीं। ये अच्छी खुशी की बात। हाँ बिल्कुल खुशी की बात है, जो कि लास्ट ईयर काफी आई थी। इसके अलावा एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। कौन साहब? हाँ जी, मैं गाँव में बोल रहा हूँ। किसान भाई, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, आप अपना सवाल करो। सवाल जी ये पूछना चाह रहा था जी, बरसीन कब को बोई जाएगी जी? बरसीन कब को बोई जाओगी? हाँ जी। ऐसा बरसीन तो डॉक्टर साहब
हाँ जी, बरसीम के बारे में पूछ रहे हैं। हमारा सवाल तो खैर धान के बारे में जो आज चल रहा है विषय, तो हाँ कोई बात नहीं, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी ये तो सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के पहले हफ्ता में शुरू हो जाती है किसान भाई। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 15 दिन के बाद ये कह लो आप सितंबर के आखिर में शुरू करो या आप अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू करो। का फोन किसान भाई का कट गया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कीड़ों के बारे में जी। तो दूसरा जो मेजर कीड़ा आता है धान की फसल में वो आता है स्टेम बोरर, यानी तना छेदक सुंडी जी। इसका प्रकोप काफी हद तक बासमती में भी काफी आता है और लगभग सभी वैरायटीज में पाया जाता है। जो इसका प्रकोप का टाइम है वो जुलाई से शुरू होकर और फसल के पकने तक यानी कि अक्टूबर तक चलता है जी। और इसके लिए अगर हम इसके सिम्टम की बात करें जी, तो ये क्या है कि नीचे से जो गोब होते हैं ना उसको काट देता है और जो प्लांट है वो ऐसा लगता है भी सूख गया है। अगर हम सूखे हुए तने को खींचते हैं ऊपर की तरफ तो वो बिना जड़ के आ जाता है और उसमें गोब कटी हुई मिलती है जिसको हम डेड हर्ट भी बोल देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसी कोई गोब की सुंडी भी कम है? हाँ, गोब की सुंडी तना छेदक सुंडी एक ही बात है जी। तो इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों सबसे जो आसान तरीका है वो है कि आपको कार्टैप या रीजेंट एक दवाई आती है वो डालनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो 7.5 किलो डालनी है पूरी, यानी कि जो मात्रा है वो 5 किलो नहीं डालनी है आपने, 7.5 किलो डालते हैं। आमतौर पर किसान क्या करता है कि एक थैली डाल देता है जो कि 5 किलो की है। एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, हाँ जी, बोलो साहब। हेलो, कौन साहब बोल रहे हो जनाब? बोलो, आप आगे बोलो, शायद आवाज नहीं आ रही, शायद फोन कट गया। हाँ जी, तो हम गोब की सुंडी की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या करता है किसान आमतौर पर कि एक थैली डालता है वो जो 5 किलो की है, जबकि उसको डालनी चाहिए 7.5 किलो, क्योंकि रिकमेंडेड जो डोज है वो 7.5 किलो है। पीआर जो किस्म की वैरायटीज है उनमें आप एक टाइम डाल सकते हो जी, जब फसल आपकी 30 दिन की हो, लेकिन जो बासमती है उसके अंदर आपको 2 बार डालनी पड़ती है, एक बार 30 दिन पे और एक बार जब फसल 50 दिन के आसपास हो। तो तब आपने रीजेंट या कार्टैप दोनों की 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालने, या एक और दवाई है जो टकुम्मी के नाम से आती है वो 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपने डालनी है जी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो कार्टैप है ये इसका ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम तना छेदक की बात करेंगे तो और तना छेदक अगर लग गया हमारे फसल में तो बहुत जरूरी है कि हम पूरी दवाई की मात्रा इस्तेमाल में, और अगर हम पूरी मात्रा करते हैं इस्तेमाल तो ये साथ में ही पत्ता लपेट का भी इंतजाम हो जाता है। हाँ जी, दोनों का हो जाता है। और आपने बताया कि पीआर किस्मों में तो एक ही बार डलेगी। हाँ जी, तो वहीं बासमती में ये 2 बार डालनी पड़ेगी, एक 1 महीने के अंतर पे, एक 50 दिन के आसपास, एक लगभग दूसरे महीने। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही तना छेदक की। हाँ जी, इसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है जी होपर का जी, जिसमें 2 तरह के ऊपर मेनली अपने हरियाणा में आते हैं, एक है ब्राउन प्लांट होपर और एक है व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर जी, यानी कि सफेद पीठ वाला और भूरे पीठ वाला तेला जी। तो ये काफी नुकसान करते हैं। इनका सिम्टम क्या है कि जब ये आते हैं ये हमेशा नीचे की तरफ आते हैं। अच्छा जी। जब किसान भाई जब भी निरीक्षण करना अपने खेत का तो उससे नीचे की तरफ देखना है। अगर नीचे जहां पे जड़ से थोड़ा ऊपर उनको छोटे छोटे मच्छर टाइप दिखाई दे तो समझ लेना कि वो तेला है। अच्छा, उसके जैसे ही आपको वो दिखाई दे तो उसके तुरंत बाद उस पे सचेत हो जाना है और कार्रवाई करनी है उसकी जी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने, जैसे हम बात भी करें प्राकृतिक और कम लागत से, जब भी आपकी फसल निसारे के टाइम या पकने टाइम हो तो आपको पानी खड़ा नहीं करना खेत में जी, क्योंकि जब का फुटाव का टाइम है यानी 45-50 दिन तक, तब तक आपने पानी खड़ा रखना, उसके बाद खेत में पानी नहीं खड़ा करना। अगर आपका खेत गिल्ला भी रहे तब भी पैदावार में कोई कमी नहीं आती और बीमारी कीड़े कम आते हैं जी। तो हॉपर के लिए ये बड़ा मतलब सेट फार्मूला है कि आपने जब गाभे में आ जाए जीरी तो उस बार के बाद आपने पानी खड़ा नहीं करना और सूखने भी नहीं देना, बस गिला गिला रखना है खेत। अगर पानी ज्यादा खड़ा रहेगा तो इसका अटैक उतना ही ज्यादा आएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी में ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए जब आ गया आपने पहले तो यही करना कि पानी उस खेत का कम कर देना, गिल्ला रहे खेत लेकिन उसमें खड़ा नहीं करना, खड़ा नहीं रखना पानी। दूसरा फिर इसमें हम स्प्रे कर सकते हैं, एक ओसिन दवाई आती है। दवाई का नाम आप दोबारा दोहरा दें डॉक्टर साहब। ओसिन दवाई है जिसमें कि
डेनोटोफ्रोन टेक्निकल होता है, वो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डालना है। एक फोन लेते हैं डॉक्टर साहब जी। हेलो रविंद्र कक्कड़ बोल रहा हूँ जोंडला से। हाँ जी कक्कड़ साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। छोटे छोटे पौधे बहुत है। हाँ जी, PR14 में जो वैक्सीन लगाई गया, छोटे छोटे पौधे हैं, स्टंटेड ग्रोथ होगा, करेंगे उसकी बात। तो कक्कड़ साहब, इसके बारे में हमने बात करनी थी, लेकिन आपका फोन आ गया बीच में। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से हम इसी बारे में बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या है? अब की बार वैसे बोने पौधे रहने की बड़ी भारी समस्या रही है। रवीर जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल लगभग 1 महीना पहले, यानी जुलाई से ही, हाँ जी, ये काफी कंप्लेंट्स आई थी कि खेतों में पौधे बोने रह गए, स्टंटेड ग्रोथ है उनकी जी। तो इसके बारे में साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च करी, प्लांट्स के सैंपल भी भेजे। तो अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले ही आई है राई, जो हमारी सबसे बड़ी राइस की इंस्टीट्यूट है, उसने बताया कि ये एक वायरस के कारण है। ये जो बोनापन है पौधों में, ये एक वायरस के कारण, हाँ, जिसका नाम है राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस, जिसमें, और इसका जो वेक्टर है, मतलब जिसके कारण फैलता है ये, वो है WBPH। हाँ जी, व्हाइट बैग प्लांट होपर, ही इसका जो सफेद पीठ वाला तिल है जी, उसके कारण ये फैलता है जी। तो इसके लिए अभी कई टेस्ट किए गए, जैसे टीम टेस्ट था, एक RT-PCR जो हम भी कराते हैं कोरोना के टाइम पे जी जी जी, तो उनमें किया गया इनका DNA। एक फोन ले लें डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी, चेरी मामा का कमरा क्यों आ रहा है जी, इतना कमरा? ऐसा है चौधरी साहब, एक तो रेडियो सेट बंद करो पहले तो। आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज गूंज रही है। हेलो, आप अपना नाम बताओ। रामेश्वर जी। कहाँ से? जी जी, अब सवाल करो आप। हाँ जी, कमरा ज्यादा है जी चेरी में। चरी में कमला ज्यादा आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो उसके लिए ना आप एक दवाई आती है क्विनल फोस इक्कलेक्स के नाम से, उसका स्प्रे कर दें, और उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन पशुओं को न डालें। अच्छा जी, कमला सारा मर जाएगा जी। ठीक है जी। कौन सी दवाई जी? इक्कलेक्स के नाम से आते हैं, क्विनल फोस। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। धन्यवाद। तो किसान भाई, आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका धन्यवाद। लेकिन हमारा विषय चल रहा है धान का, और धान में अब हम जिक्र कर रहे हैं कि पौधों में बोनापन क्यों आया। तो जो हम वायरस की बात कर रहे थे भी, RT-PCR जो टेस्ट किया गया, उसमें ये आया कि ये जो वायरस है, इस वायरस के कारण ही धान में बोनापन है। लेकिन इसका जो वेक्टर है, क्योंकि वायरस के लिए हम कोई स्प्रे या कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसके वेक्टर को खत्म करने के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं ताकि आगे ना फैले। तो जो इसका वेक्टर है वो है WBPH। तो WBPH को मारने के लिए या उसके लिए हमें स्प्रे करना है। बाकी इसमें अभी कुछ नहीं, बाकी और रिसर्च अभी जारी है, तो कोई भी और लेटेस्ट अगर आएगी तो किसान भाइयों को जो उसकी जानकारी जरूर देंगे। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई, और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई
सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊ छे। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान ले जाउथले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाइकरी पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। तो किसान भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन इन का आज का हमारा विषय है धान फसल की देखभाल प्राकृतिक तौर तरीकों से। इसमें हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शशि पाल, आप उप मंडल कृषि विकास अधिकारी थानेसर हैं। तो किसान भाई जो भी धान से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो स्टूडियो में सीधा फोन करें। हमारा फोन नंबर है 221-322। 221-322 से कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड जरूर लगा लें। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फोन नंबर है 221-322। तो डॉक्टर साहब बात चल रही थी कि अब की बार धान के फसल में पौधे बोने रह गए। अब जो अवस्था है उस अवस्था में क्या इस बोनेपन का इलाज है डॉक्टर साहब, और है तो वो क्या? इलाज तो अभी इस टाइम पे तो कोई नहीं, सिर्फ उसको आगे फैलने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भी फैलने से रोक सकते हैं, और फैलने से रोकने के लिए जो उसका वेक्टर है जिसके द्वारा कि वो आगे ट्रांसमिट होती है, एक पौधे दूसरे पौधे में जाती है, वो है व्हाइट बैग प्लांट ऑपर यानी सफेद पीठ वाला तेला जी। तो उसको रोकने के लिए हमें स्प्रे करना है। तो वो जो मैंने पहले बताई थी दवाइयाँ, वही दवाई है ओसिन या टुकोमी, ये दवाइयाँ आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे ही ये मतलब सफेद पीठ वाले तेले का इलाज होगा तो ये पौधों में आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। हाँ, बाकी रिसर्च अभी इस पे जारी है, जैसे और आएगी तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अभी बात आती है डॉक्टर साहब के जैसे हल्दी गांठ हो जाती थी, अब की बार पीआर की काफी किस्में लगी हुई हैं, तो ये हम इस पे बात कर लेते हैं बीमारियों पे। जी। तो जो मेन बीमारियां हैं धान की वो 3-4 हैं जो इस टाइम पे है। एक है सीथ ब्लाइट जी, इस साल बेकाना डिजीज भी काफी हाई है जिसमें पौधा बढ़ के सूखता है। हल्दी गांठ है, BLB है, ब्लास्ट है, ये मेजर बीमारियां हैं जो कि धान की फसल में आती है जी। आज से अगर हम बात करेंगे 15-20 साल पहले तो सीथ ब्लाइट ये कहा जाता था कि जो खेत बिना देखभाल के उनमें आती है जी, लेकिन आजकल ये मेजर डिजीज है और सारे खेतों में आती है। तो इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने खेत की जो डोल है उसको बिल्कुल साफ रखें। मेनली खास तौर से दुबड़ा तो बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जो सीथ ब्लाइट है वो हमेशा डोल की तरफ से शुरू होती है। एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कौन साहब? नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते जनाब, कौन साहब बोल रहे हो? सर ये 30 है, इसमें तना छेदक आ रही। अच्छा, आप कौन साहब बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो ये तो बता दो। रामचंद्र बोल रहे जी, रायपुर टाउन से। जी डॉक्टर साहब, तना छेदक के बारे में वैसे पहले हमने बता दिया, बातचीत कर लिया आपने, शायद रेडियो सेट लेट खोला है क्योंकि अभी खोला जी। हाँ अभी खोला। तो
कीड़ों के बारे में हमने बात कर लिया। तो स्टेम बोरर के लिए ना तना छेदक जो है उसके लिए आप रीजेंट या कार्टेप 7.5 किलो के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। ठीक है सर जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सीथ ब्लाइट की। तो जो सीथ ब्लाइट है ये हमेशा किनारों से शुरू होके और लास्ट की तरफ अंदर की तरफ जाती है जी। तो किसान भाई अगर अपने खेत की जो डोल है उसको घास मुक्त कर दे, खरपतवार मुक्त कर दे और खास तौर पर दुबड़ा ना हो, तो ये बीमारी बहुत कम मात्रा में आती है। लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो फिर आज को इसका केमिकल कंट्रोल करना पड़ेगा जी। उसके लिए दवाइयां हैं कई तरह की जिनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लस्टर है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, सीथमार डाल सकते हो 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको स्प्रे करना है कम से कम 200 लीटर पानी के अंदर मिला के। एक पल्सर आती है दवाई, उसको भी डाल सकते हो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इन दवाइयों को प्रयोग से भी आप सीथ ब्लाइट को रोक सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जहां खेत की अच्छी तरह से देखभाल की गई है, जहां खरपतवार नहीं है, वहां सीथ ब्लाइट का अटैक काफी कम आता है। दूसरी बीमारी की अगर आप बात करें वो है बकाना डिजीज जी। बकाना का इस टाइम पे कोई इलाज नहीं आने के बाद जी, आने के बाद कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दवाइयां डालते हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन खेतों में बकाना बीमारी आई हुई है वो कोई दवाई का प्रयोग ना करें। इसका इलाज है जो वो बिल्कुल प्राकृतिक तौर से मानो आप है कि बीज की उपचार करके कार्बनडिजम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपचार करके ही बीज बोना है। और जब आपने बीज दिया और पौध तैयार होगी तो उसको पाड़ने से 1 हफ्ता पहले, पौध को निकालने से 1 हफ्ता पहले उसमें 1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कार्बनडिजम का रेते मिला के नर्सरी में ही छिट्टा मारना है आपने। यानी जो ये अवस्था है डॉक्टर साहब, जो खेत में फसलें खड़ी हैं और ऐसे में बकानी आ गई, तो कोई इलाज नहीं है। किसान भाइयों को चाहिए कि भाई दवाइयों पे ना जाके बेजा खर्चा ना करें। हाँ, जो प्लांट आपका बड़ा हो गया, बढ़ गया पौधा, वो 100% सूखेगा, उसको चाहे तो आप निकाल दें, ताकि आपको क्यों रोज जाएंगे दिखेगा तो कहेगा भाई फसल सूख रही, तो उसको निकाल दें। दूसरा, जब अगले साल के लिए बता रहा हूँ, नर्सरी आपने जब उखाड़नी है तो वो हमेशा खड़े पानी में उखाड़ो, तो ये बकाना रोग बहुत कम आएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो मतलब आपने बताया कि नर्सरी जो है कि वो हमने खड़े पानी में उखाड़नी है। बिल्कुल जी, ये चीजें ऐसी है जिनके कारण हम बच सकते हैं। एक फोन ले लें डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। और ये हाँ जी, बोल तो रहे। आप बोलो, आप बोल तो कुछ नहीं रहे जनाब। आपको हमारी आवाज आ रही है? आप आई जी। अच्छा आई तो चलो बोलो, आप सवाल बोलो जनाब। हाँ जी, जीरी का पत्ता सूख रहा नीचे से। नीचे से? हाँ जी। कौन सी जीरी है? 121 है जी, PR मोटी। जो सूख रहा है नीचे से, तो आप उसमें सीथ ब्लाइट हो सकती है या हुपर हो सकता है। वह ज्यादा चांस है सीथ ब्लाइट का। तो आप नीचे जाके देखना, जैसे सांप की खाल हो ना, अगर इस तरह से धब्बे बने हुए हैं और पत्ता सूख रहा है तो वो सीथ ब्लाइट है। एक और आपने बात की थी हल्दी गांठ की जी। तो हल्दी गांठ मेनली जो है वो आती है जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, यानी कि PR की जो ज्यादा पैदावार देने वाली उन वैरायटीज की ये बीमारी है। और ये मेनली जब आती है तो इसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवाई आती है, उसका जब हमारा खेत के आधी बालियां निकल जाए उस टाइम पे स्प्रे करना है। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जो स्प्रे करना है वो कभी भी पावर पंप से नहीं करना। अगर आप पावर पंप से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे तो आपके दाने काले होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब भी इसका स्प्रे करना है तो आपने हाथ वाले पंप से ही करना है। तो डॉक्टर साहब, अब क्योंकि कार्यक्रम का भी समय समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में हम ये जरूर कहेंगे कि आप किसान भाइयों के नाम अपने संदेश में क्या कहना जरूरी समझते हैं? किसान भाइयों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि दवाइयों पे कम ध्यान दे के, जैसे मैंने बताया भी, कम पानी में कम दें, क्योंकि जब तक फूट का टाइम है तभी तक पानी की जरूरत है, उसके बाद खेत में कोई पानी की जरूरत नहीं। सिर्फ खेत गिल्ला रहना चाहिए, पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी और बीमारियां कम आएगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का एक पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सभी किसान भाई उस पर पंजीकरण जरूर करवाए। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसकी EKYC 31 तारीख तक जरूर करवा ले, क्योंकि जिसकी भी EKYC नहीं होगी उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे।
तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे इन दोनों KYC भी करवा लें अपनी, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। तो डॉक्टर शशिपाल जी, आप स्टूडियो में आए और आपने किसान भाइयों के साथ धान फसल पे, उसकी देखभाल पे बहुत बेशकीमती जानकारी दी है। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ये तो सुन रहे थे किसान भाई कार्यक्रम फोन इन, और आज का हमारा विषय था धान फसल की देखभाल, प्राकृतिक तौर तरीके या धान फसल में बौनापन पर चर्चा। और विशेषज्ञ थे डॉक्टर शशिपाल, उपमंडल कृषि विकास अधिकारी थानेसर से। बहुत अच्छी जानकारी धान फसल के बारे में डॉक्टर साहब ने दी। जाहिर है किसान भाई जो है इस जानकारी से फायदा उठाएंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और धर्मवीर भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।